यस चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग ने लास्ट दिन पे फेज और फेजर डायग्राम्स देखे थे। अब आज हमें देखने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स। तो इसमें 7 टाइप के सर्किट्स हैं। जो पहला सर्किट है वो कहलाता है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट मीन्स पूरे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा होगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी उस सर्किट में केवल कॉइल लगी होगी, इंडक्टर लगा होगा। थर्ड सर्किट है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। थर्ड वाले सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा होगा। अब इन तीन के कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे आर और एल के कॉम्बिनेशन को मैंने एल आर सर्किट कह दिया। फिर सी का रेजिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन सी आर सर्किट। फिर नेक्स्ट है एल सी सर्किट। और एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें तीनों लगे होंगे। ये 7 सर्किट्स हैं, सभी हमारे कोर्स में हैं। जिसमें से जिस पे टिक लगा रखा है मैंने, ये मैं पढ़ाऊँगा, बाकी 3 आप लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इन 4 में को कराने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो जिस पे 3 मैंने नहीं टिक लगा रखी है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले सर्किट को ले रहे हैं। सबसे पहला सर्किट है प्योरली ओमिक सर्किट। यानी इसमें केवल रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा, बाकी ना तो इंडक्टर का कोई इफेक्ट होगा ना कैपेसिटर का। तो ये मैंने रेजिस्टेंस बना दिया और इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है बच्चों। एसी सोर्स, ये एसी सोर्स का सिंबल होता है। जैसे हम लोग डीसी में सेल के सर्किट में सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, वैसे यहाँ पे सोर्स क्या है, एसी सोर्स है। सर्कल बना के उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वेव फॉर्म होता है वो बना देते हैं। और जैसे यहाँ सेल के पास उसके ईएमएफ को लिखते हैं, यहाँ पर इसके वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इंडक्शन लेसन में और एसी लेसन में ई लिखिए या वी लिखिए, यानी ईएमएफ लिखिए या पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कभी एरो नहीं लगाते जैसे इसमें लगा रखा है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है, हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, या तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, या E को ही V भी कहते हैं इस लेसन में। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ दोनों सेम चीज़ है, तो E की जगह यहाँ मैंने V लिख दिया। अब ओम्स लॉ से आप जानते हैं V इज इक्वल टू होता है आई आर, या ये भी कह सकते हैं E इज इक्वल टू आई आर। ये V की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। जब V की जगह मैंने आई आर रख दिया तो देखो क्या आ गया, आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आर को अपॉन में ले गए तो जैसे V अपॉन आर क्या होता है, V अपॉन आर आई होता है, वैसे ई नॉट अपॉन आर आई नॉट कहलाएगा। ई नॉट अपॉन आर क्या होगा, आई नॉट। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो मैंने इसकी जगह रख दिया। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गई। देखो, मैं इक्वेशन 1 को जब लेके चल रहा था तब ये था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आ गई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों के एंगल सेम आए। इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज और करंट दोनों के एंगल सेम हैं। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर बोथ आर इन सेम फेज। ठीक है ना। सेम फेज का मतलब अभी पीछे फेजर डायग्राम में लास्ट में बताया था कि अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को ओमेगा टी एंगल पे बना रहा हूँ, ओमेगा टी एंगल पे मैंने करंट आई नॉट को बनाया है, तो वोल्टेज का भी एंगल सेम है, इसलिए उसको भी हम उसी लाइन में बनाएंगे। ये वी नॉट हो जाएगा, दोनों के एंगल सेम रहेंगे। जब दो चीज़ें सेम फेज में होती हैं तो इसका मतलब होता है कि एक जो भी चेंजेस होंगे, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, करंट और वोल्टेज में सेम होगा। ये फेजर डायग्राम है, ये इसका ग्राफिकल डायग्राम है। तो अगर दोनों के एंगल सेम है तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस निकालना है तो वोल्टेज के एंगल में से करंट के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लो। वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है, करंट का एंगल भी ओमेगा टी आ गया, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 हो गया।
यानी फेज डिफरेंस प्योरली ओमिक सर्किट में ज़ीरो होता है। अब चिल्ड्रन जो सेकेंड टाइप का जो सर्किट है वो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं। तो अब किसे मैंने एसी सर्किट में एक इंडक्टर लगा दिया और उसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स के पास हमेशा उसके वोल्टेज की इक्वेशन लिख लेनी है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया है कि लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं ये दो इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, एग्जाम में बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर को मालूम है कि वोल्टेज और ईएमएफ सेम चीज़ होता है। अब हम लोग ने सेल्फ इंडक्शन में ये पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसमें एल को कहते थे सेल्फ इंडक्टेंस। तो नेट ईएमएफ क्या हो गया, नेट ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए विथ साइन ऐड कर लेते हैं ई और ये एप्सिलॉन दोनों को ऐड कर लिया। ई की जगह आप पुट कर सकते हो क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ ईएमएफ की या वी की जगह जब आई आर रखेंगे तो आर की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हो गया उसका मैंने नीचे लिख दिया है रीज़न, सर्कल बना के। ये सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, आर नहीं है। ये एल डी आई बाई डी टी को मैं लेफ्ट साइड में ले आया। अब मैं लेफ्ट साइड में केवल डी आई को रखूँगा, बाकी टर्म्स को मैं राइट साइड में ले गया। तो ये आ गया डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ, वन डी आई ई नॉट बाई एल को बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी डी टी। वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, वन डी आई का आई हो गया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अगर मुझे इस कॉस को साइन में चेंज करना है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैंने 90 माइनस थीटा कर लिया। अब मैं ये जो बाहर माइनस साइन लगा है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूँ, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये करंट है, तो करंट होता क्या है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वी अपॉन आर। तो न्यूमरेटर में तो वी है, तो डेफिनेटली जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है यानी ओमेगा एल वाला जो टर्म है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन 3 है, ओमेगा एल हैज़ द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है वो किसका रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस इंडक्टर का होगा, और उसके रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल सिंबल से लिखते हैं, एक्स के बेस में एल, कैपिटल एक्स के बेस में एल लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं ओमेगा एल की जगह एक्सएल रख दूँ, एक्सएल जब रख दिया तो ये आ गया ई नॉट अपॉन एक्सएल, वी अपॉन आर आई नॉट होता है, तो मैंने ई नॉट अपॉन एक्सएल की जगह पुट कर दिया आई नॉट। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन हो गई इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब आप देखिए हम लोगों ने वोल्टेज की इक्वेशन ली थी, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आई है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो वोल्टेज का एंगल ज़्यादा है करंट से, 90 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स विथ करंट बाई ए फेज ऑफ पाई बाई टू, या ये भी कह सकते हैं कि करंट का एंगल 90 डिग्री कम है, तो ये लिख सकते हैं कि करंट लैग्स विथ वोल्टेज बाई ए फेज ऑफ पाई बाई टू। अब इसको अगर मुझे डायग्राम में दिखाना है बेटा, तो ये देखोगे कि वोल्टेज की इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका एंगल है ओमेगा टी, तो मैंने एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल लेते हुए E को बना दिया है या V को बना दिया, ये V नॉट कहलाएगा, या आप चाहें तो इसको E नॉट भी कह सकते हैं। करंट का एंगल ओमेगा टी से 90 कम है, तो 90 डिग्री नीचे लेते हुए ये मैंने आई नॉट को बना दिया, ये आई नॉट होगी। ठीक है, और आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है,
अब इसमें जो एक टर्म आया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हमें डिफाइन भी करना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है चिल्ड्रन? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर यानी कॉइल जब ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में लगा होता है तो कॉइल करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, रुकावट डालता है, उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडक्टर इन ए फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। तो एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा एल, और ओमेगा का फॉर्मूला 2πn जानते हैं। इस लेसन में फ्रीक्वेंसी को f से लिख रहे हैं तो 2πf हो जाएगा l। तो देखो एक्सएल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन आ गया, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और इस लाइन की जो स्लोप निकलेगी, tan थीटा की जो वैल्यू निकलेगी, अगर मैं इसको कंपेयर कर लें, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ y इज इक्वल टू एम एक्स। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक्सेल मैंने किस एक्सिस के अलॉन्ग लिया है? y एक्सिस के अलॉन्ग। और फ्रीक्वेंसी को किस एक्सिस के अलॉन्ग लिया है? x एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये कुछ इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। तो स्लोप m की वैल्यू 2πl के इक्वल होगी, तो वही लिख लिया है, स्लोप की वैल्यू 2πl। तो इससे L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आ जाएगा स्लोप अपॉन 2π। ये हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए।